हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिज़ा फारिस को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी शादी किसी भी सूरत में हानिया के साथ नहीं होगी। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि फारिस फिज़ा को कैसे राज़ी कर पाएगा, क्या फारिस की शादी हानिया के साथ हो पाएगी। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब से अपनी माँ को साफ अल्फाज में कहता है कि माँ जी अगर मेरी शादी होगी तो वो हानिया के साथ ही होगी, इसके अलावा मैं किसी और के साथ शादी का नहीं सोच सकता, तो उसकी माँ फारिस की इस बातों से बड़ी परेशान होती है और वो ये सब कुछ नहीं चाहती। वो चाहती है कि किसी भी सूरत में फारिस की शादी हानिया के साथ ना हो। वो जाती है फिज़ा के पास और उससे जाकर धमकी देती है, उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो सारा का सारा जो कसूर है वो फिज़ा के ऊपर डालती है। उससे पूरा यकीन है कि ये सारी की सारी जो गेम है वो फिज़ा कर रही है। उसे कहती है कि दानिश की जो ज़िंदगी है वो तुमने बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं अब फारिस की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। फारिस की शादी मैं हानिया के साथ नहीं करवा पाऊंगी। फिज़ा भी वैसे नहीं चाहती, वो भी ऐसा नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि फारिस जो है हानिया को इनकार कर दे और उसके साथ जो है शादी ना करे। अनम की शादी का दिन होता है तो वहाँ पर सारी की सारी फारिस की फैमिली जितनी भी होती है वो भी गई हुई होती है। अनम ये काम बड़ा अच्छा करती है और वो अपने बाप को इस तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती और वो शादी बड़े आराम के साथ और सादगी के साथ करती है। वहाँ पर फारिस मौजूद होता है और हानिया के पास जाता है, उसके साथ एक दफ़ा फिर बात करने की कोशिश करता है और वो इस यकीन पर है कि मैं ऐसे राज़ी करूँगा। हानिया को जाकर कहता है कि हानिया तुम मेरे साथ जो है वो शादी करना चाहती हो, मुझे हाँ और ना में जवाब दो। तो पीछे से फिज़ा ये सारी बातें सुन रही होती है और वो फारिस को इनकार कर देती है। उसे कहती है कि फारिस इनकार करती हूँ, तुम्हारी जो शादी है वो हानिया के साथ नहीं हो सकती और प्लीज़ तुम हानिया को भूल जाओ। फारिस फिज़ा से पूछने की कोशिश कर तो उससे कहते हैं कि भाभी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, किस वजह से। क्योंकि एक इंसान जो होता है ना वो इस आबाद की गहराई तक जाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आखिरकार पता तो करूं कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो फिज़ा उसे खुलकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती कि तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे ऊपर तांस करती रहती है, मेरे ऊपर बातें करती रहती है, मेरी ज़िंदगी जो है बड़ी उसने मुश्किल में गुजार कर रखी हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन की दूसरी जो ज़िंदगी है वो भी बर्बाद हो सके। मैं अपनी बहन को मज़ीद परेशान नहीं देखना चाहती। मैं हानिया की शादी आपके साथ नहीं करवा सकती। तो यहाँ पर फारिस बड़ा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो दानिश जो होता है वो इनको देख लेता है। दानिश फारिस से पूछने की कोशिश करता है, जब उसके चेहरे के ऊपर उदासी देखता है तो उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि फारिस क्या हुआ, लेकिन फारिस उसे किसी किस्म की कोई भी बात नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। दानिश फिज़ा से भी पूछता है लेकिन वहाँ पर फिज़ा इसे जवाब नहीं देती। उससे कहती है कि अगर तुमने जो कुछ भी पूछना है तो वो जाकर अपनी माँ से पूछ सको या अपने भाई से जाकर पूछ सको, क्योंकि दानिश को इस बात का पता है कि मेरी माँ जो है ऐसा नहीं चाहती। वो फिज़ा की फैमिली के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं लगी। आबिद साहब साथ का जो वालिद है वो अपने घर में बड़ा एक फंक्शन रखता है और वो दानिश को और दानिश की फैमिली को भी इनवाइट करता है, क्योंकि आबिद साहब का जो एक बिज़नेस है वो दानिश के साथ पार्टनरशिप पे चल रहा है। दोनों एक बिज़नेस को इकट्ठा चला रहे हैं, तो वो दानिश को भी खुसूसन तौर पर इन्वाइट करता है और साथ में फिज़ा भी जाती है। फिज़ा जब आबिद साहब को देखती है तो बड़ा उससे एक धचका सा लगता है, हैरान होती है और उससे यकीन नहीं कर पाती कि ये वही है। तो वहाँ पर जो है दानिश जो है वो आबिद साहब के साथ ताल्लुक़ जो है तारुफ करवाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि ये मेरी फिज़ा बेगम है। ये बोलने लगते हैं तो आबिद साहब उसे रोक लेते हैं। उससे कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम फिज़ा है। तो दानिश हैरान होकर आबिद साहब से और फिज़ा साहब से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। ये बात आगे चलने ही वाली होती है। कितने में जो है वो साद आ जाता है और साद अपने पापा को आवाज़ देता है। इतने में वो दानिश को देख रहे थे क्योंकि साद तो दानिश को जानता है, उन दोनों का आपस में जो है वो ताल्लुक़ है। साद आता है, फ़ौरन दानिश को आवाज़ देता है, उससे आकर मिलता है। तो आबिद साहब साद का तारुफ़ करवाता है और वो बताता है कि ये मेरा बेटा है और दानिश का भी तारुफ़ करवाता है। उससे कहता है कि ये हमारे बिज़नेस का जो मेरे पार्टनरशिप है, मेरे साथ ये बिज़नेस चला रहा है। तो यहाँ पर फिज़ा ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है और साद को देखती है, आबिद साहब को देखती है, तो उसे अंदर से बड़े एक फीलिंग सी महसूस हो रही है। और इतने में पीछे से ऐज़ा भी आ जाता है। ऐज़ा जब आती है तो फिज़ा और ऐज़ा आपस में बातें कर रहे होते हैं और साद जो है किसी अजनबी लड़कियों के साथ गपशप पे लगा होता है और उसे इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि पीछे से अगर मेरी बेगम देखेगी तो उसे अंदर से कितनी बड़ी तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर जो फिज़ा ऐज़ा से पूछती है, उससे कहती है कि ये क्या चल रहा है, तुम्हें इस बात का कुछ पता है। उससे पूछने की कोशिश करती है भी साद इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो ऐज़ा उसे उस वक्त जवाब नहीं देती। तो ऐज़ा जाती है साद के पास और उसे बात करती है। उसे कहती कि कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कोई अजनबी इंसान भी जो है वो अच्छा लगने लग जाता है और जो अपना होता है वो पराया लगने लग जाता है। मतलब इस हिसाब से अपने अंदाज में उसके साथ बात करती है। उससे कहती है कि आप देखेंगे जिस हिसाब से साद
एक अजनबी लड़की के साथ बात कर रहा था, हंसकर या मुस्कुरा कर बात कर रहा था, तो वो अपना उसे लगना शुरू हो गया था। और जब ऐसा उसकी अपनी है तो साथ का उससे सही तरह मुंह तक जवाब नहीं देता और सही तरह उसके साथ बात नहीं करता। तो फैज़ा जब ये सारी सिचुएशन देखती है तो उसे गुस्सा भी आता है और वो घर जाती है अपने वालिद के साथ और अपनी फुप्पो के साथ ये बातें शेयर कर देती है। उससे कहती है कि भाई ये साद का जो है आबिद के साथ क्या ताल्लुक़ है और साद की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो नगमा जो है अपनी भाई को कहती है, लईक साहब को, उससे कहती है कि भाई हम आज ही चलते हैं और जाकर जो साद की माँ है इसके साथ बात करते हैं। उससे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये क्या हरकतें कर रही हैं कि आप लोगों ने खुद कहा था कि आबिद साद के साथ हमारा जो कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये कैसे इनके साथ आपका ताल्लुक़ बन गया। भी इनकी बात मान लेता और वो चले जाते हैं। जाकर जो है फ़ौरन साद की माँ के ऊपर नगमा साहब गुस्सा करती है। उससे कहती कि भाई आपने तो कहा था कि यहाँ पर आबिद के साथ ताल्लुक़ कोई भी नहीं है साद का, तो साद इसका बेटा कैसे हो गया। वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही होती हैं। उससे कहती हैं कि भाई हमारी बेटी की जो है ज़िंदगी आप लोग बर्बाद कर रहे हो, जो उसके साथ तो उसे तकलीफ़ में गुजारवा रहे हो उसकी ज़िंदगी। तो वहाँ पर जब साद ये बातें सुनता है तो फ़ौरन आ जाता है और इन लोगों को टोकने की कोशिश करते उन्हें कहते हैं कि भाई मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ एक अल्फाज तक नहीं सुनूंगा और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त करूँगा। जब ये सारा माहौल जो है गर्म होने लगता है तो लईक साहब जो है नगमा बेगम को खामोश करा देते। तो उससे कहते हैं कि फ़िलहाल आप चुप हो जाओ, इसको मामले को बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी का घर तो बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर जहाँ पर माहौल जो है मज़ीद गर्म हो जाता है या मज़ीद तलख़ कलामी बढ़ जाती है तो यहाँ पर ये लईक की जो बेटी है उसका ऐज़ा का घर बर्बाद हो जाएगा और लईक के लिए मज़ीद परेशानी बन जाएगी। पहले भी वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है। तो यहाँ पर ये गेम को ठंडा हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ऐज़ा जो है पूरी जो साद से तफ्तीश करने की कोशिश करेगी और साद और ऐज़ा के बीच में दिन ब दिन जो इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरा आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो है फारिस हानिया को राज़ी कर पाएगा। अगर उसे राज़ी करता है तो उसका पहला प्रोसीजर क्या होगा। क्या वो पहले फैज़ा को राज़ी करेगा और उसके बाद हानिया को राज़ी करेगा। हानिया को राज़ी कर भी लेते हैं तो उसकी माँ हानिया के साथ क्या रिएक्शन करेगी, उसे कितना जलील और खुवार करेगी, ये सब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।